फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन एसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप सभी का आरसीसी की शौर्य सीरीज के अंदर स्वागत है, जहां पर हम आरसीसी का प्रैक्टिस सीरीज लेकर चल रहे हैं एसएससी जेईई मेंस 2023 के लिए। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। मैं आपको हाई लेवल तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, बेसिक टू एडवांस लेवल, जिससे आपकी मेंस की प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाएगी। टाइम बहुत कम है, क्वेश्चन आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं। आपको सिर्फ सीरीज को फॉलो करना है और क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और देखना है और एंड में रिवाइज करना है। साथ में जो भी आपके सब्जेक्ट वीक हैं उनको भी आप रिवाइज साथ में पैरेलली करते चलें। अगर मान लीजिए कि आपको कांस्टेंट सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है और आपको लग रहा है कि सर सब्जेक्ट भी आप ही रिवाइज करवा दो, तो उसके लिए हमने प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच लॉन्च किया है एसी प्लस एप्लीकेशन पे, जहां पे आपको 200 प्लस आवर्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो कि रिवीजन करने में आपके हेल्पफुल होंगे। साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी 100 प्लस टेस्ट की, जिसमें 20 फुल लेंथ एंड 80 सब्जेक्टिव टेस्ट है। साथ में 3000 प्लस क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेशन, और ये सभी जो 2 सेशन हैं इनके डाउनलोडेबल पीडीएफ्स भी आपको मिलेंगे, यानी पीडीएफ जिनको आप डाउनलोड कर पाए, ताकि वो आपको एंड में रिवीजन करने में हेल्प करेंगे। जो ये शौर्य सीरीज है, इसका जो टेंटेटिव शेड्यूल होगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स हम लेके आने हैं किस किस टाइम पर, वो भी कम्युनिटी पोस्ट में हमने शेयर कर दिया है। आपने नहीं देखा है तो उसे चेक करें। और सैटरडे संडे को आप, मैं और विजय सर, हम सभी लोग मिलकर लाइव मॉक टेस्ट डिस्कशन करेंगे, प्रपोज जो हमारी तरफ से बनाया गया है एसएससी जेईई मेंस 2023 के एग्जाम पैटर्न पर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आरसीसी का 5th सेशन। ठीक, हमारा जो ये सेशन है, ये 5th सेशन है आरसीसी का, जिसमें हम शेयर एंड बॉन्ड के क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। बेंडिंग पर और शेयर के क्वेश्चन में पिछले सेशंस में कवर कर चुका हूं। ये जो 5th सेशन है ये शेयर एंड बॉन्ड के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर है, व्हाट इज द अडॉप्टेबल मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन वर्टिकल स्टीरअप्स इन एन आरसीसी बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हैविंग एन इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 300 mm। देखिए, अगर वर्टिकल स्टायरअप है तो इसकी जो मैक्सिमम स्पेसिंग होती है वो होती है 0.75D और 300 mm, विच एवर इज लेस। अब अगर मान लो मैं 0.75 कर देता हूं 300 का, तो ये वैल्यू आएगी 225। इन दोनों में से जो भी कम होगा हमें लेना है। कम कौन सा दिख रहा है? हमें साफ साफ दिख रहा है, कम है यहां पर 225। सो 225 विल बी द करेक्ट आंसर। अगर यही क्वेश्चन इंक्लाइंड स्टायरप्स पे होता तो जो स्पेसिंग है उसका फॉर्मूला होता मैक्सिमम का D और 300 mm, विच एवर इज लेस। ठीक है, तो ऐसे केस में वो भी 300, ये भी 300 है इफेक्टिव डेप्थ, तो आंसर उस केस में 300 ही होता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, द आरसी स्लैब सिंपली सपोर्टेड ऑन ऑल एजेस as in above figure is subjected to a total UDL of 12 kilonewton per meter square. The maximum shear force per unit length along the edge BC। देखिए, इसमें समझ में आ रहा है कि ये हमारा लॉन्गर स्पान है और L4 जो है ये जो है शॉर्टर स्पान है, और ये भी दिख रहा है कि Ly/Lx का रेशियो 2 या 2 से कम है। तो ये हमारा जो है ये सॉलिड स्लैब का केस, 2 वे सॉलिड स्लैब है, 2 वे सॉलिड स्लैब। अच्छा, 1 वे सॉलिड स्लैब में तो वही फॉर्मूले लगते हैं जो बीम के अंदर होते हैं, WL/2, WL इन कैंटिलीवर केस, कंटिन्यूस के अंदर 0.6 डेड लोड एल इफेक्टिव एंड 0.6 लाइव लोड एल इफेक्टिव। बट 2 वे के लिए अलग फॉर्मूले। 2 वे में फॉर्मूला होता है, अगर हमें शेयर फोर्स निकालना है, शॉर्टर स्पान के दिशा में निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है WLx/3। और वहीं पर अगर शेयर फोर्स निकालना हो लॉन्गर स्पान की दिशा में, जैसे लॉन्गर स्पान यहां पर कौन सा है, लॉन्गर स्पान मतलब AB, तो इसका फॉर्मूला होता है, ये यहां पर 3 आएगा, WLx/3, और यहां पर आता है WLx/3 इंटू R/R+2। ठीक, R क्या है यहां पर? R इज Ly/Lx का रेशो ऑफ लॉन्गर टू शॉर्टर। हमें कहा पूछा है? BC पर पूछा है। BC कौन है? शॉर्टर स्पान है, तो शॉर्टर पे ये फॉर्मूला लगेगा। W क्या है आपका? डिस्ट्रीब्यूटेड लोड टोटल कितना है? 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इनटू में शॉर्टर स्पान कितना है? 4, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 3, 3 से गया 4, और 4 इंटू 4 ही आ गया 16 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सॉरी, 16 किलो न्यूटन पर मीटर, नॉट मीटर स्क्वायर, पर मीटर।
फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो करेक्ट आंसर विल बी 16 किलो न्यूटन पर मीटर। अगर शॉर्टर स्पान में पूछता तो यही 16 आता इंटू आर अपॉन आर प्लस 2 भी करते। अच्छा, रेशियो ऑफ लॉन्गर टू शॉर्टर क्या है? 5/4। तो 5/4 को हम बोल सकते हैं 1.25, ये आर का रेशियो हो गया। तो यहां पर हो जाएगा 1.25 के अपॉन में आर प्लस 2, मतलब ये आ जाएगा 3.25। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये लॉन्गर स्पान में निकल कर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.25 डिवाइडेड बाय 3.25 और इनटू 16, तो वो आ जाएगा 6.153 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये हमारा शियर फोर्स आ गया लॉन्गर में। मतलब फॉर्मूला क्या क्या है? एक तो है शॉर्टर में WLX/3 और इसमें है WLXR/2+R। ये सिर्फ टू वे सॉलिड स्लैब के लिए वैलिड है। नेक्स्ट इज द शियर रेजिस्टेंस ऑफ कॉन्क्रीट इन आरसी बीम इज डिपेंडेंट ऑन। देखो, शियर रेजिस्टेंस बोला है तो शियर रेजिस्टेंस दो प्रकार का होता है, एक टाउसी और एक टाउसी मैक्स। इन्होंने मैक्सिमम शियर रेजिस्टेंस तो नहीं बोला है। तो मैक्सिमम शियर रेजिस्टेंस में क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें 4 फैक्टर आ जाते हैं, ठीक है। इसमें 3 फैक्टर आते हैं जिससे टाउसी बनता है। एक फैक्टर तो क्या आता है? अनक्रेक्ड कॉन्क्रीट इन कंप्रेशन, जो अनक्रेक्ड कॉन्क्रीट है कंप्रेशन में वो हेल्प करता है। दूसरा आता है एग्रीगेट की इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी, और एक इसमें आता है आपका टेंशन रेनफोर्समेंट जो होता है उनका डॉवेल फोर्स, उनका डॉवेल एक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार। तो यहां पर इसमें ये तीनों फैक्टर तो आते हैं, साथ में इसमें शियर रेनफोर्समेंट भी आ जाएगा अगर हमने प्रोवाइड कर रखा है तो आपने अभी क्वेश्चन में टाउसी मैक्स नहीं पूछा है, टाउसी पूछा है। तो टाउसी किस पे डिपेंड करता है? टेंशन रेनफोर्समेंट, हाँ ठीक है, डॉवेल बार्स, डॉवेल एक्शन मिलेगा। कंप्रेशन रेनफोर्समेंट नहीं, शियर रेनफोर्समेंट वो टाउसी मैक्स में आता है। नन ऑफ द रेनफोर्समेंट, ये भी गलत है, एक ऑप्शन हमारे पास है। तो सही आंसर क्या होगा? टेंशन रेनफोर्समेंट, ठीक है। और इसीलिए टाउसी जो है वो किसका फंक्शन माना जाता है? वो किसका होता है? पीटी परसेंटेज और एफसीके, और ये किसका होता है? सिर्फ एफसीके का फंक्शन। तो जो शियर रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, टेंसाइल रेनफोर्समेंट पे, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स पे और एक्सियल टेंसाइल फोर्स पे। टेंसाइल फोर्स से तो शियर रेनफोर्समेंट डिक्रीज होगा, कंप्रेसिव फोर्स है तो इंक्रीज होगा, टेंशन रेनफोर्समेंट थे तो डॉवेल एक्शन मिलेगा, मतलब बॉन्ड इंप्रूव होगा और उससे भी शियर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और ग्रेड ऑफ कंक्रीट ज्यादा है तो उससे भी आपका शियर रेनफोर्समेंट ज्यादा, शियर स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। नेक्स्ट, इन ए रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन द शेप ऑफ नॉमिनल शियर स्ट्रेस डायग्राम। देखो, दो डायग्राम होते हैं, एक तो होता है एक्चुअल का फॉर्मूला होता है V के अपॉन में BZD, पर हम इसके लिए डिजाइन नहीं करते हैं। जो हमारा डिजाइन है वो टाउ वी है, वो नॉमिनल है, उसका फॉर्मूला है V/BD। और यहां पर क्या है कि जैसे हमारे पास ये आरसीसी बीम है और ये इसमें रेनफोर्समेंट है, टेंसाइल रेनफोर्समेंट, तो ये उसका CG वाली लाइन हो गई और ये इसकी टॉप लाइन हो गई। तो जो एक्चुअल शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है आरसीसी बीम का, वो कैसा है? जहां तक न्यूट्रल एक्सिस है, जहां तक न्यूट्रल एक्सिस है वहां तक डायग्राम होगा पैराबोलिक, और फिर उसके बाद उसके नीचे CG तक होगा ये रेक्टेंगल, ठीक। वहीं पर जो आपका नॉमिनल वाला डायग्राम है वो अज्यूम्ड है और उसे एवरेज शियर स्ट्रेस भी कहा जाता है। तो वो पूरा आपका कैसा है? यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। अभी क्वेश्चन में नॉमिनल वाला पूछा है तो पैराबोलिक ओवर फुल डेप्थ गलत, पैराबोलिक ऊपर और नीचे रेक्टेंगल ये भी गलत, ये एक्चुअल का है। रेक्टेंगुलर फुल डेप्थ में ये भी सही है, ठीक है। वैसे तो फुल डेप्थ में नहीं है, वैसे वो CG तक है, बट ऐसा ऑप्शन नहीं है कि रेक्टेंगल वाला, तो हम इसी के साथ जाएंगे। ये बोल रहा है न्यूट्रल तक रेक्टेंगल, तो ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अज्यूमिंग द कंक्रीट बिलो द न्यूट्रल एक्सिस टू बी करेक्ट। नीचे वाला करेक्ट हो चुका है, तो शियर स्ट्रेस अक्रॉस द डेप्थ ऑफ सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन, जो शियर स्ट्रेस है रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन में, उसके लिए क्या सही स्टेटमेंट होगा? increases parabolically to neutral axis and then drops abruptly to zero value। अगेन ये यहां पर शियर स्ट्रेस का डायग्राम ही पूछ रहा है, और नॉमिनल नहीं बोला तो हम Q वाले का बताएंगे जो एक्चुअल शियर स्ट्रेस वाला होता है।
अब ये क्या है, पैराबोलिक टू न्यूट्रल एंड फिर रिमेन कांस्टेंट ओवर द रिमेनिंग डेप्थ, पूरी डेप्थ में, तो ये गलत है। पैराबोलिक है न्यूट्रल तक और फिर कांस्टेंट है अप टू सीजी ऑफ टेंशन स्टील, ये सही लिखा हुआ है, इसलिए सी विल बी दी करेक्ट। ये बोल रहा है न्यूट्रल तक पैराबोलिक है फिर कांस्टेंट है अप टू दी टेंसाइल स्टील इंक्रीजेस पैराबोलिकली। अच्छा ये सी भी गलत है, ये लीनियरली बोल रहा है, गलत है, सही है डी, पैराबोलिकली टू न्यूट्रल एंड फिर कांस्टेंट है अप टू टेंशन स्टील। ये पैराबोलिकली बोल रहा है बट ये फुल डेप्थ तक कांस्टेंट बोल रहा है, इसलिए ये भी गलत है और पूरा भी पैराबोलिक नहीं होता। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास अ रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विथ 230 mm एंड इफेक्टिव डेप्थ 300 mm is proposed to carry a bending moment and shear force of, bending moment कितना है 120 एंड shear force कितना है इतना, M30 ग्रेड है, Fe415 है, टाउसी में 3.5 मेगापास्कल है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। सिंगली की तरह कर सकते हैं और अंडर एनफोर्स सेक्शन है, डबली की तरह डिजाइन करेंगे, अगला है सेक्शन अनसेफ है फ्रॉम शेयर में, और एक है डबली की तरह डिजाइन करेंगे बट अनसेफ है शेयर में। देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर इसका एमयू लिम निकालना पड़ेगा। एमयू लिम Fe415 में बैलेंस सेक्शन में 0.138 BD स्क्वायर FCK से निकलेगा, तो ये आ जाएगा 0.138, विड्थ कितना है 230, डेप्थ कितना है हमारे पास 300 का स्क्वायर और FCK कितना है 30। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है, ये आ रहा है 0.138 इंटू 230 इंटू 300 स्क्वायर और इंटू 30, तो ये आ रहा है 85.69 किलो न्यूटन मीटर, 85.69 किलो न्यूटन मीटर। अब बेंडिंग मोमेंट कितना है 120 है और एमयू लिम क्या है कम है, बेंडिंग मोमेंट आ रहा है ज्यादा, ठीक है, चूंकि बेंडिंग मोमेंट एमयू लिम से ज्यादा है, इसका मतलब ये सिंगली की तरह डिजाइन नहीं होगा, इसको डबली रेनफोर्स्ड ही डिजाइन करना पड़ेगा। अब शेयर का चेक लगाते हैं, तो इसके लिए हमें टाउ वी निकालना पड़ेगा और एलएसएम लगाया तो एलएसएम में टाउ यू वी निकालते हैं, मतलब वी यू निकालते हैं अपॉन बीडी करते हैं। यहां शेयर फोर्स जो दिया है वो फैक्टर्ड नहीं बोला है, मतलब हमें करना पड़ेगा, तो ये हो गया 270 किलो है तो 10 टू दी पावर 3 इंटू 1.5 कर देंगे अपॉन ये 300 हो गया डेप्थ और विड्थ है 230। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, तो 270 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 230 इंटू 300, ये आ गई वैल्यू इंटू 1.5, तो ये वैल्यू आ रही है 5.86 मेगापास्कल। यहां पे साफ साफ दिख रहा है टाउ यूवी जो है वो टाउ सी मैक्स से भी ज्यादा हो गया है, इसका मतलब सेक्शन अनसेफ है और सेक्शन को रीडिजाइन करना पड़ेगा, मतलब इसमें डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी, इतनी बढ़ानी पड़ेगी कि जो टाउ वी है वो कम हो जाए टाउ सी मैक्स से, वरना डायगोनल कंप्रेशन फेलर होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि डायगोनल कंप्रेशन फेलर कब होगा, या टाउ वी टाउ सी से ज्यादा हो जाए टाउ सी मैक्स से, तो क्या होगा, डायगोनल कंप्रेशन फेलर। तो इसमें हमारे पास सही आंसर होगा डी, डबली की तरह डिजाइन करना पड़ेगा और अनसेफ भी है शेयर में। ठीक, अगर यहां पर जो बेंडिंग मोमेंट है और एमयू लिम बराबर हो जाते तो सिंगली का बैलेंस डिजाइन करते, और अगर बेंडिंग मोमेंट कम होता एमयू लिम से, मतलब 85.69 से कम बेंडिंग मोमेंट दिया होता, तो हम सिंगली का अंडर रेनफोर्स डिजाइन करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्टायरअप स्पेसिंग इज इक्वल टू 0.75 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ, मतलब स्पेसिंग कितनी दे रखी, 0.75 टाइम्स द डेप्थ, ये स्पेसिंग दे दी, तो शेयर कैपेसिटी कितना होगा स्टायरअप का। अब इसको कैसे निकालें, तो अगर यहां पर हम देखें यील्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है, स्पेसिंग का फॉर्मूला कितना होता है 0.87 FY ASV D अपॉन टाउ यूवी माइनस टाउ सी इंटू BD। अगर आपको पता हो तो यहां पर ये शेयर फोर्स आता है, शेयर फोर्स बोल लो, शेयर कैपेसिटी बोल लो, तो इसको इधर ले जाएंगे, तो शेयर कैपेसिटी अगर निकालना है, कैपेसिटी मतलब फोर्स, वो निकालना है, तो ये हो जाएगा 0.87 इंटू FY इंटू ASV इंटू D, और स्पेसिंग नीचे आएगी तो वो कितनी दी है 0.75 D, तो ये इससे हमारा कैंसिल हो गया D से D।
इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है 0.87 डिवाइडेड बाय 0.75, इससे आ रहा है 1.16 एफ वाई इंटू एस वी, ये फाइनल वैल्यू आ रही है, इतना शेयर कैपेसिटी आ रही है। ऑप्शन में है, हाँ है, तो ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे WSM LSM मेंशन नहीं है। बट अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको आरसीसी में पहले प्राथमिकता LSM को ही देना है, क्योंकि अब वही हम मेन यूज करते हैं। जब WSM में कुछ टर्म्स मेंशन हो तभी वो यूज करना है। अगला, इफ ए 2-legged 8 mm diameter HYSD bar is used as a shear reinforcement for a beam of width 230 and effective at 300, what is the nearest magnitude of spacing of minimum? देखो, मिनिमम shear reinforcement की स्पेसिंग जो होती है वो होती है 0.87 FY ASVD अपॉन 0.4 इंटू बी इंटू डी। डी से डी हम कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया 0.87। यहां पे बोला HYSD बार 415 500 यूज ही नहीं करते हैं, तो 415 रखेंगे। ASV होता है नंबर ऑफ लेग्ड इंटू पाई बाय 4 डाया का स्क्वायर, तो नंबर ऑफ लेग्ड 2 और पाई बाय 4 इंटू 8 का स्क्वायर, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 0.4 आएगा, और विड्थ कितनी दे रखी हमें 230। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू लगभग सॉल्व करने में आएगी 394.53, तो 394.53 mm आ रहा है, मतलब स्पेसिंग इससे ज्यादा नहीं कर सकते, तो 390 तक कर सकते हैं। अब 390 ऑप्शन में है, तो 390 हमारे पास ही हो गया, 390 विल बी द करेक्ट आंसर। नियरेस्ट मैग्नीट्यूड, हायर साइड राउंड ऑफ नहीं करते हैं। ठीक, अगला है हमारे पास, एज पर IS 456/2000 द परमिसिबल शियर स्ट्रेस टाउ सी मैक्स इज बेस्ड ऑन, तो ये आप ध्यान रखना, जो परमिसिबल टाउ सी मैक्स है, टाउ सी मैक्स डायगोनल कंप्रेशन फेलर को ध्यान में रख के डिसाइड किया गया है, क्योंकि इससे भी ज्यादा स्ट्रेस आ गया, भले आप स्टायरअप दो, कॉन्क्रीट कंप्रेशन में फेल हो जाएगा। वहीं पर टाउ सी जो है वो डायगोनल टेंशन फेलर को ध्यान में रख के निकाला गया है, वो शियर फेलर है प्योर, जो टेंशन में जिस पे क्रैक आएगा और वो सबसे पहले होता है, और टाउ सी इसलिए टाउ सी मैक्स से कम है, तो टाउ सी डायगोनल टेंशन फेलर और टाउ सी मैक्स डायगोनल कंप्रेशन फेलर को ध्यान में रख के देखा गया है। नेक्स्ट इज, इन ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज डायग्रामेटिकली, ये हमने पढ़ा है, न्यूट्रल एक्सिस तक कैसा है पैराबोलिक, और फिर नीचे CG तक कैसा है रेक्टेंगल, तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, पैराबोलिक अबव दिस एंड रेक्टेंगल बिलो दिस, तो ये सही है, क्योंकि इसने कुछ बोला नहीं कौन सा, तो हमें एक्चुअल मानना है। जब नॉमिनल बोलेगा तो हम फुल्ली रेक्टेंगल बोलेंगे, होली रेक्टेंगल। नेक्स्ट इज, अ रेक्टेंगुलर 230 क्रॉस 350 बीम इज इफेक्टिव डेप्थ है, फैक्टर्ड शियर फोर्स दे रखा है हमें VU 80 किलो न्यूटन, परमिसिबल शियर स्ट्रेस टाउ सी दे रखा है 0.25 मेगा पास्कल। आगे बोल रहा है डिजाइन शियर फोर्स कितना होगा। देखो, डिजाइन शियर फोर्स जो होता है स्टायरप्स के लिए, डिजाइन शियर फोर्स, उसका फॉर्मूला होता है टाउ यूवी माइनस टाउ सी इंटू बी इंटू डी। अगर आप देखोगे तो टाउ यूवी इंटू बी डी आप कर दो, माइनस टाउ सी इंटू बी डी आप कर दो, टाउ यूवी इंटू बी डी और कुछ नहीं, आपका VU ही है, क्योंकि टाउ यूवी का फॉर्मूला क्या होता है, VU अपॉन बी डी। टाउ यूवी का फॉर्मूला क्या है, VU अपॉन बी डी, तो टाउ यूवी का बोल सकते हैं, टाउ यूवी में बी डी मल्टीप्लाई कर देंगे तो VU आ जाएगा, माइनस टाउ सी इंटू बी डी, ऐसे हम निकाल सकते हैं। VU कितना हो गया 80 किलो न्यूटन, माइनस टाउ सी कितना हो गया 0.25, ठीक है, और ये किलो न्यूटन है तो इसको हम इधर भी किलो न्यूटन में कर देंगे। B हमारे पास है 230 और ये है 350, और इसमें हम 1000 का डिवाइड और कर देंगे तो वो भी किलो में आ जाएगा। एक बार सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है 0.25 इंटू 230 इंटू 350, ये वैल्यू आ रही 20.125, मतलब 20 किलो न्यूटन के आसपास आ रहा है। तो 80 में से 20 माइनस करेंगे तो लगभग 60 के आसपास आंसर आएगा, 60 किलो न्यूटन। ऑप्शन देखते हैं, 100, 60, 80, 20, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा 60 किलो न्यूटन।
ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तरीका तो ये हो गया, आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि हमारे पास Vu है, तो हम पहले Vu से क्या निकालें, टाउ uv निकालें, और टाउ uv कितना होता है, Vu के अपॉन में Bd, तो वो हो जाएगा 80 इंटू 1000, और फिर अपॉन में हम 230 कर दें इंटू 350 कर दें, और जब टाउ uv आ जाए तो फिर जो डिजाइन शियर फोर्स होगा वो होगा स्टायरप्स के लिए टाउ uv माइनस टाउ सी इंटू बी इंटू डी। ठीक, तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग 200 mm विड्थ एंड 450 इफेक्टिव डेप्थ सपोर्ट्स ए टोटल यूडीएल ऑफ 200,000 न्यूटन। नॉमिनल शियर स्ट्रेस कितना होगा, देखो नॉमिनल शियर स्ट्रेस पूछा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, WSM लेना, LSM अभी नहीं पता। यहां पर इन्होंने अल्टीमेट या फैक्टर्ड नॉमिनल नहीं बोला, टाउ वी के अकॉर्डिंग निकाले पहले V अपॉन BD। अब टोटल यूडीएल हमें दिया हुआ है, टोटल यूडीएल, टोटल यूडीएल का मतलब कितना होता है, टोटल यूडीएल का मतलब होता है W इंटू एल, तो V की वैल्यू होती है WL बाय 2, मतलब ये हो गया हमारे पास 200 किलो न्यूटन है, तो बाय 2 यानी 100 किलो न्यूटन हमारे पास V हो गया। तो यहां पर हम रख देंगे 100, किलो को करेंगे 1000 में तो 10 टू दी पावर 3, विड्थ है 200 और डेप्थ है 450। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है, दिस इज 100 इंटू 1000, 200 इंटू 450, 1.11 आंसर आ रहा है। और अगर फैक्टर्ड देखें तो इसमें हम 1.5 का मल्टीप्लाई कर दें, वो आ रहा है 1.67। अब 1.67 ऑप्शन में नहीं बट 1.11 है, मतलब WSM से ही इसको सॉल्व करना था। तो ये हमारा, बस यहां पे मेन चीज क्या ध्यान रखना है कि आप इसमें लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे, वैसे लेंथ यहां दिया नहीं बट अगर दें तो एक मिस्टेक हो जाएगी, आप लेंथ में अगर टोटल यूडीएल दिया है तो वो आपका WL होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज इन लिमिट स्टेट डिजाइन द परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस इन केस ऑफ डिफॉर्म्ड बार इज मोर देन, तो HYSD बार का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होता है ना, और प्लेन बार में बॉन्ड स्ट्रेंथ दो चीज से आता है, एक तो कॉन्क्रीट और एक फ्रिक्शनल, और HYSD में 3 कारणों से आता है, कॉन्क्रीट, फ्रिक्शनल और मैकेनिकल। एक तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, कॉन्क्रीट बॉन्ड के लिए, दूसरा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। HYSD बार में 3 चीज काम करती है, कॉन्क्रीट तो हेल्प करता है, साथ में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, और एक और होता है लग्स और कोरुगेशन से मैकेनिकल रेजिस्टेंस। इसलिए HYSD बार का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो 60% ज्यादा होता है, और वहीं पर कंप्रेशन कंडीशन है तो भी बॉन्ड ज्यादा होगा, तो ऐसे केस में जो बॉन्ड है वो 25% ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टेंशन कंडीशन। तो अभी पूछा है HYSD में कितना ज्यादा है, 60% ज्यादा होता है। नेक्स्ट इज हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, और ये मैच वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना बड़े सिंपल होते हैं, इसमें आप अगर एलिमिनेशन से करो तो आप इन क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हो। देखो पहला तो बॉन्ड स्ट्रेस क्या है, 0 एट सेंटर, सरकमफ्रेंशियल, लीनियर, लॉन्गिट्यूडनल, 0। अब बॉन्ड सरकमफ्रेंशियल भी होता है क्योंकि बॉन्ड इस कॉन्टेक्ट एरिया पे आता है, पर बॉन्ड स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल शियर भी है, तो ये 4 से ज्यादातर मैच हो रहा है। क्योंकि एक और क्वेश्चन, एक और है यहाँ पे हुप स्ट्रेस, हुप का एक ही चीज है, सरकमफ्रेंशियल होता है, तो ये कंफर्म है C2 से मैच होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। C2 मतलब ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए, अब C का 2 बचा, और ये कंफर्म है A4 से मिल रहा है, A4 से ये दोनों मैच हो रहे हैं, तो अब B को क्रैक करना पड़ेगा। थर्मल स्ट्रेस जो होते हैं वो लीनियर हो सकते हैं, 0 तो नहीं बोल सकते, लीनियर बोल सकते हैं, और वहीं पर टॉर्शनल स्ट्रेस जो होते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखें तो एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होते हैं, सेंटर में 0 वैल्यू होती है टॉर्शन की, तो 0 एट सेंटर, मतलब डी का जो लग रहा है वो 1 लग रहा है, तो डी का हो रहा है 1, मतलब सही होगा बी ऑप्शन। तो टॉर्शनल वाले जो हैं वो 0 होते हैं सेंटर पे, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम। थर्मल स्ट्रेस लीनियर स्ट्रेस है, बॉन्ड को लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं, एडेशन फोर्स है कॉन्क्रीट और स्टील के बीच में, कॉन्टेक्ट एरिया पर, सराउंडिंग कॉन्क्रीट और स्टील के बीच में।
और हुप सरकमफ्रेंशियल या मेरीडियोनल स्ट्रेस होता है। ठीक, तो सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? रेनफोर्समेंट दैट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर फ्लेक्चर बियॉन्ड ए सर्टेन सेक्शन शेल हावेवर बी एक्सटेंडेड बाय डी और 12 मतलब जो आपका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ कर्टेलमेंट है, जहां हम कट कर सकते हैं, वहां पे नहीं करना है। एपीओसी मतलब एक्चुअल पॉइंट ऑफ कर्टेलमेंट पे कट करना है, जो कि टीपीओसी से डी या 12 विच एवर इज मोर ज्यादा होता है। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। जहां थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ कर्टेलमेंट है, जहां बार की अब बेंडिंग में जरूरत नहीं, वहां नहीं करते, थोड़ा सा आगे करते हैं। अगला है, एटलीस्ट हाफ दी बार शुड बी बेंड एट दी कट ऑफ पॉइंट, शुड बी बेंट अप। बेंट अप मतलब बेंट अप बार जो है, तो उसके लिए बोल रहा है जहां कट ऑफ पॉइंट है वहां आधी बार को तो कम से कम बेंड करना है। ऐसा कोई नियम नहीं है। बेंट अप बार जो होती है उसमें नियम है एल फेस ऑफ सपोर्ट से L/4 के बियॉन्ड बेंट अप बार नहीं देते हैं, और बेंट अप बार मैक्सिमम 2 दी जाती है। तो ये ऐसा कोई नियम नहीं है, और वो भी अल्टरनेट मैनर में करते हैं। द shear capacity at cutoff point should be at least 1.5 टाइम द shear force at that section। ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है, कोडल प्रोविजन है। जहां हम कट कर रहे हैं वहां पे जो shear कैपेसिटी है, जो shear स्ट्रेंथ है बीम का, उस पॉइंट पे, उस सेक्शन पे जो इतना shear फोर्स है उसका करीब 1.5 टाइम्स होनी चाहिए। जो जितना shear फोर्स है उस सेक्शन पे, उसका 1.5 गुना होनी चाहिए shear स्ट्रेंथ, जो बाकी बची बारें हैं, जो सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग, तब आप कट कर सकते हो। तो ये ध्यान आपको रखना है। इसलिए इसका सही क्या हो जाएगा? 1 और 3 बी वाला। ठीक, ये ध्यान रखना है। क्लॉज मेंशन्ड है ये 26.2.3.2, द shear एट द कट ऑफ पॉइंट डज नॉट एक्सीड 2/3 ऑफ द परमिटेड वैल्यू, मतलब shear फोर्स। तो shear फोर्स जो है वो 2/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसके? जो आपकी बीम का shear स्ट्रेंथ है उसका। मतलब स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? तो अगर हम shear स्ट्रेंथ की बात करें तो वो 3/2 हो जाएगा। 3/2 मतलब 1.5 टाइम्स होना चाहिए shear फोर्स का। स्ट्रेन 1.5 गुना होना चाहिए, और जो फोर्स है वो स्ट्रेन का 2/3 से ज्यादा ना होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है, अगला ये भी लिस्ट वाला क्वेश्चन है, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं। फुटिंग स्लैब और टेंसाइल रेनफोर्समेंट। देखो कैंटिलीवर बीम, बीम और बीम स्टायरअप, तो इससे साफ साफ दिख रहा है तो फुटिंग का संबंध कॉलम से है, डी, एलडी फ्रॉम द कॉलम फेस। फुटिंग में जो बार, जो कॉलम में जो बार होते हैं वो फुटिंग के अंदर आपका जो कॉलम का फेस है उससे एलडी डिस्टेंस तक कम से कम लेके जाने हैं। तो ए का संबंध है फोर्स से, मतलब ये है, मतलब ए और बी तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। अगला है 6, 5 और 135 डिग्री बैंड। ये एनकरेज वैल्यू है shear रेनफोर्समेंट की, मतलब स्टायरअप्स की। इसमें भी आपको बता दूं कि अगर 90 डिग्री का बैंड है तो 8 लेते हैं, और 135 डिग्री का बैंड है तो 6 लेते हैं, और 180 डिग्री बैंड है तो 4 लेते हैं। ये shear रेनफोर्समेंट के लिए। और मेन बार का जो एनकरेज वैल्यू है वो 45 डिग्री है, 4 वो अलग चीज है। मतलब 45 डिग्री पे 4 90 डिग्री पे 8 135 डिग्री पे 12 और 180 डिग्री स्टैंडर्ड हुक, यू टाइप हुक के लिए आपका 16 तो इसका संबंध स्टायरअप से होगा। स्टायरअप एक ही ऑप्शन में लिखा है, मतलब डी मैच हो रहा है 2 से, तो डी वाला 2 से मैच हो रहा है, मतलब कंफर्म है, फिर सी वाला सही होगा। अगला देख लेते हैं, कैंटिलीवर बीम, बी मैच हो रहा है, बी मैच हो रहा है 3 से। कैंटिलीवर बीम एलडी इंटू सपोर्ट, ये भी सही है। कैंटिलीवर बीम में जो टेंसाइल एनफोर्समेंट है वो सपोर्ट में एलडी डिस्टेंस तक आने चाहिए, और सिंपली सपोर्ट बीम में कम से कम LD/3 आना चाहिए, 1/3 AST। जितना टोटल आपने AST दिया है उसका 1/3 AST फेस ऑफ सपोर्ट के अंदर LD/3 डिस्टेंस में कम से कम आना है। ये नियम सिंपली सपोर्ट बीम और सिंपल सपोर्ट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक, और ये कंटिन्यूस सपोर्ट पे भी एप्लीकेबल है, पर कंटिन्यूस सपोर्ट में कम से कम AST/4 आना चाहिए। तो सी मैच हो रहा है इससे, मतलब सही है हमारा सी वाला ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। अगला चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन ए रेनफोर्स कॉन्क्रीट मेंबर द बेस्ट वे टू एंश्योर एडिकेट बॉन्ड, प्रॉपर बॉन्ड मिले इसके लिए क्या जरूरी है? टू प्रोवाइड मिनिमम नंबर ऑफ लार्जर बार,
to provide large number of smaller dia bar, to increase cover, to provide additional stirrup. Stirrup से नहीं होगा, कवर से नहीं, कवर से कोरेजन वगैरह ड्यूरेबिलिटी एनहेंस होती है. मिनिमम नंबर ऑफ लार्जर बार नहीं, क्योंकि अगर आप कम बार दोगे और ज्यादा डाया वाला दोगे तो समीशन ओ पेरीमीटर कम हो जाता है, उससे बॉन्ड स्ट्रेस कम नहीं होगा, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी. वहीं पर आप ज्यादा बार दो कम डाया की, तो ऐसे में समीशन हो सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल बार बहुत ज्यादा मिलेगा, और ऐसे में बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, और वहीं पर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा होता है. बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है, बॉन्ड स्ट्रेस कम होता है. तो सही है यहां पर बी आंसर, टू प्रोवाइड लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर डाया बार. नेक्स्ट इज which of the following is the correct expression to estimate the development length of deformed reinforcing bar as per IS code in limit state. देखो टाउ जो एलडी है इसके 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है. अगर प्लेन बार टेंशन है तो हमारे पास फॉर्मूला है 0.87 fy इंटू फाई अपॉन 4 टाउ बीडी. वहीं पर अगर प्लेन बार कंप्रेशन है तो है 0.87 fy इंटू फाई अपॉन कंप्रेशन में 25% बढ़ाते हैं तो ये 4 की जगह 5 हो जाएगा. अगर HYSD बार टेंशन है तो 0.87 fy फाई अपॉन 6.4 टाउ बीडी 60% बढ़ाते हैं. और अगर HYSD बार कंप्रेशन है तो 60 भी बढ़ाना है 25 भी बढ़ाना है, तो फिर फॉर्मूला है FS इंटू फाई अपॉन 8 टाउ बीडी, उसमें फिर 8 हो जाता है. हमसे अभी पूछा है डिफॉर्म्ड बार का, तो आप ये सिग्मा ST फाई ये आप देखें यहां पर, तो सही आंसर क्या होगा 6.4. सर कंप्रेशन नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है, तब भी आपको टेंशन मान के चलना है. 8 तब लगाएंगे जब कंप्रेशन बोला जाए, HYSD बार. नेक्स्ट इज which one of the following is correct? When HYSD bars are used in place of mild steel bar in beam, the bond strength, आपको पता है HYSD बार में बॉन्ड स्ट्रेंथ 60% ज्यादा होता है, मोर, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, जो कि वहां मैकेनिकल रेजिस्टेंस आता है ड्यू टू लग्स एंड कोरुगेशन. नेक्स्ट इज आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है कौन कौन चीजें इंफ्लुएंस करती है, डिफॉर्म्ड और रीड बार, स्मॉलर बार लो, हायर ग्रेड कॉन्क्रीट लो, एम्बेडमेंट लेंथ बढ़ाओ एलडी बढ़ाओ, मैकेनिकल एनकरेज बढ़ाओ मतलब हुक वगैरह बैंड और हुक दो, स्टायरअप विद इंक्रीज्ड एरिया रिड्यूस्ड स्पेसिंग मतलब कम स्पेसिंग की ज्यादा स्टायरअप दो तो बॉन्ड इंप्रूव होता है. ठीक, आगे व्हाट इज द बॉन्ड स्ट्रेस एक्टिंग पैरेलल टू द रेनफोर्समेंट ऑन द इंटरफेस बिटवीन बार एंड कॉन्क्रीट. तो अगर हम देखें तो जो स्टील वायर है और उसके आसपास जो कॉन्क्रीट है उसके इसमें जो यहां पर स्ट्रेस होता है इसी को हम बॉन्ड बोलते हैं, जो इनके बीच में कांटेक्ट स्ट्रेस है, और इसलिए ये लंबाई में है और शियर है, इसलिए हम बॉन्ड स्ट्रेस को लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस भी बोल सकते हैं. एक तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, एडेशन फोर्स है, और उससे जो स्ट्रेस आ रहा है बॉन्ड स्ट्रेस, उससे लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस भी कहा जा सकता है. तो इसमें लोकल भी बोलते हैं, बॉन्ड स्ट्रेस को लोकल भी बोलते हैं, ये भी सही है, पर ज्यादा करेक्ट अभी इसने क्या बोला, लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल टू द रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट के पैरेलल बार और कॉन्क्रीट के बीच में ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस है, तो ज्यादा करेक्ट ये है. अगर शियर वर्ड नहीं होता तो फिर हम लोकल पे टिक करते, क्योंकि बॉन्ड एक कॉन्टेक्ट लोकेशन पे लग रहा है इसलिए उसे लोकल स्ट्रेस भी कहा जाता है. ठीक, तो अब बॉन्ड पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए टाउ बीडी भी याद रखिएगा. LSM का M20, M25, M30, M35 और M40 और उसके ऊपर सबके लिए टाउ बीडी की वैल्यू है 1.2, 1.5, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9. ये बॉन्ड स्ट्रेंथ की अलग अलग वैल्यूज हैं. ठीक है, तो ये भी कभी कभी पूछ सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा. तो बच्चों ये था हमारा पूरा सेशन. ठीक, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो,
और मिलते हैं अगले सेशन के अंदर आरसीसी के। अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं, सीरीज अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करें, सेशन को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल पाए। इस सेशन का पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल के पर होगा, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको ज्वाइन करें और वहां पे आप इसको पीडीएफ को देखकर अपना रिवीजन कर सकते हैं इस सेशन का। ठीक, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।